कभी कभी जब हमारे पास कोई अच्छा इंसान नहीं होता है, कोई ऐसा इंसान नहीं होता है जो हमें सही गलत का मतलब समझाए, तो हम उस रास्ते पर चल देते हैं जिस रास्ते पर चलना शायद हमारे लिए मुनासिब नहीं हो सकता है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक विधवा महिला जो होती है वो बहुत बेहद खूबसूरत होती है और दिखने में इतनी खूबसूरत होती है कि गांव का हर व्यक्ति जो होता है उससे अवैध संबंध चलाना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था। लेकिन वो महिला जो होती है किसी के भी साथ नहीं रहती है, लेकिन उसके साथ एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा हो तो हो कैसे सकता है। आखिरकार क्या होता है इस महिला के साथ, क्या नहीं होता है, वो जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है झांसी, और इसी के अंतर्गत एक थाना आता है टेढ़ी फतेहपुर, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है किशोरपुर। मैं बात कर रही हूँ 13 अगस्त सन 2025 की। 13 अगस्त सन 2025 को इसी गांव का एक किसान जो होता है अपने खेतों पर कई दिन से नहीं गया था, उसने अपनी खेतों की फसल नहीं देखी थी, तो उसके मन में आता है कि मैं अपने खेतों पर जाना चाहता हूँ, मैं खेतों पर जाकर देखना चाहता हूँ कि मेरी फसल कैसे उग रही है। वो किसान जो होता है जैसे ही अपने खेतों पर जाता है, जब खेतों पर जाता है तो वहाँ पर उसे बहुत बदबू मार रही थी। वो बदबू जो होती है उससे सहन नहीं हो पा रही थी। वो अपनी मुंह भी दबा रहा था, नाक भी दबा रहा था, लेकिन जब बदबू सहन नहीं हो पाती है तो वो देखने लगता है कि आखिरकार ये बदबू आ तो आ कहाँ से रही है। वो अपने खेतों के आसपास जब देख ही रहा था तभी वो देखता है कि उसके खेत के पास एक कुआं है, और कुएं के अंदर जब झांक कर देखता है तो उस कुएं के अंदर दो बोरे पड़े हुए थे। उन बोरों को देखकर वो डर जाता है, और बदबू जो होती है कुएं में से ज़्यादा आ रही थी। वो किसान जो होता है आनन फानन में पुलिस वालों को कॉल करता है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद जब भी वहाँ का नज़ारा देखते हैं तो वाकई में वहाँ जो बदबू होती है बहुत ज़्यादा आ रही थी। जो बदबू ज़्यादा आ रही थी तो पुलिस वाले जो होते हैं उन बोरों को निकलवाते हैं कुएं से। जब बोरों को निकलवाते हैं तो देखते हैं कि उसमें किसी महिला के हाथ पैर कटे हुए पड़े हुए हैं, लेकिन उसमें उस बोरे में अभी एक सर गायब था और एक अभी हाथ गायब था, यानी कि ना तो अभी एक महिला का हाथ था और ना ही सर था। अब पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये बॉडी पार्ट्स यहाँ पर है तो इसके दो बॉडी पार्ट्स कहाँ पर हैं। तब ये फैसला करते हैं कि कुएं का सारा पानी निकाला जाएगा। कुएं का सारा पानी निकाला जाता है, और कुएं का जब सारा पानी निकाला जाता है तो देखते हैं कि वहाँ पर छोटे छोटे दो बोरे और पड़े होते हैं, जिनमें एक हाथ होता है, जिनमें एक सर होता है। बॉडी पार्ट जो होते हैं कुल मिलाकर 5 हो जाते हैं। जब 5 बॉडी पार्ट होते हैं और किसी महिला के होते हैं तो पुलिस वालों को ये नहीं समझ आ रहा था कि किसके हो सकते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं उस किसान से पूछते हैं। किसान जो होता है इनकार कर देता है पहचानने से और कहता है कि साहब मुझे नहीं पता, मैं तो कितने दिनों बाद अपने खेतों पर आया हूँ और मैं यहाँ का नज़ारा देखता हूँ, यहाँ की बदबू देखता हूँ, तो तब जाकर देखता हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू मार रही है और मैं आपको कॉल करता हूँ। अब पुलिस वाले जो होते हैं आसपास में पूछताछ भी करते हैं और देखते भी हैं कि कहाँ मिसिंग रिपोर्ट है। अब पुलिस वालों के पास सिर्फ बॉडी पार्ट्स थे उस महिला के। वे नहीं जानते थे कि वो महिला कौन है कौन नहीं है। वे कुएं का सारा पानी भी निकलवाते हैं प्रूफ ढूंढने के लिए, लेकिन प्रूफ भी नहीं मिलता है। आसपास भी देखते हैं कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ एक बोरी होती है, बोरे में ईंटें होते हैं और ईंटों के बीच में ही वो बॉडी पार्ट्स होते हैं उस महिला के। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं। सीसीटीवी कैमरे चेक करने के साथ साथ वे बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। 72 घंटे गुजर जाते हैं। जब 72 घंटों में भी ना ही तो उस महिला का पता पड़ता है और ना ये पता लगता है कि उसे कौन मार कर फेंक गया है, तो पुलिस वाले जो एक सिपाही होता है उसकी नज़र जो होती है एक बोरे पर जाती है, जिस बोरे में वो महिला होती है उन्हीं ईंटों पर जाती है। तभी वो सिपाही जो होता है अपने बड़े अफसरों से कहता है कि साहब क्यों ना हम इस बोरे का पता लगाएं, क्योंकि इस बोरे पर जो धागा लगा हुआ है ये भी तो कहीं से खरीदा गया होगा, और जो ईंट है इन पर नाम लिखा हुआ है, इनके बारे में जानकारी निकालते हैं कि किस भट्टे से लाई गई है, किस दुकान से लाई गई है, बोरे के बारे में जानकारी निकालते हैं। यहाँ पर पुलिस वाले जो होते हैं बड़ी शिद्दत से काम कर रहे थे। अब वे ढूंढने में लग जाते हैं कि ये बोरा कहाँ से आया है, ये ईंटें कहाँ से आई हैं। तभी पता चलता है कि एक गाँव है टीकमगढ़, यहीं से बोरा लाया गया है और यहीं से ईंटें आई हुई हैं। अब पुलिस वालों को ये तो पता लग जाता है, लेकिन अभी भी ये नहीं पता लगता है कि ये महिला कौन होती है। पुलिस वाले जो होते हैं वे पोस्टर बनवाते हैं। पोस्टर बनवाने के बाद वे गांव में चिपकवा देते हैं, यानी कि हर जगह चिपकवा देते हैं और कहते हैं कि हमें कोई इसकी जानकारी दे, हमें कोई बताए, यानी कि जिस घर में से भी कोई मिसिंग होगा, जिस घर में से भी कोई गया हुआ होगा,
काश कोई पहचान कर ही आ जाए। तभी गांव के जो लोग होते हैं, यानी कि दोस्त लोग होते हैं, वे उस पोस्टर को देखते हैं तो वे सोचने लगते हैं कि ये तो वही पोस्टर है, वही लग रही है कि जो हमारे दोस्त की एक बहन होती है वो 4 दिन से लापता है, शायद ये वही तो नहीं है। तब वे दोस्त जो होते हैं अपने दोस्त के पास जाते हैं और पास जाने के बाद अपने दोस्त से कहते हैं कि तुम्हारी बहन 4 दिन से लापता है और हमने एक पोस्टर देखा है, शायद हमें लग रहा है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर पता करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो शायद तुम्हारी बहन हो सकती है। तभी वो भाई जो होता है, यानी कि उसका दोस्त जो होता है, वो वहाँ पर जाता है पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो पुलिस वालों से जांच पड़ताल करता है, यानी कि पुलिस वालों से पूछताछ करता है। तो पुलिस वाले जो होते हैं उसे बॉडी पार्ट दिखाते हैं। जैसे बॉडी पार्ट दिखाते हैं तो भाई जो होता है वो पहचान लेता है और कहता है कि साहब ये तो मेरी बहन है। पुलिस वाले जो होते हैं उससे पूछते हैं कि अगर ये तुम्हारी बहन है तो तुमने क्यों इनके बारे में कंप्लेंट नहीं लिखवाई। तो वो कहता है कि साहब मैंने 4 दिन पहले इसकी कंप्लेंट लिखवाई थी, ये मिसिंग हो गई थी। उसका भाई जो होता है वो बताता है कि साहब इसका नाम रचना यादव है। रचना यादव जो होती है वो अकेली रहती है, यानी कि विधवा है, इसके साथ कोई नहीं रहता है, ये घर में बिल्कुल अकेली रहती है और मैं अपने घर रहता हूँ। मुझे नहीं पता मेरी बहन के साथ ये सब कुछ किसने किया, लेकिन ये वाकई में ही मेरी बहन है। पुलिस वालों को ये तो पता लग चुका था कि ये बहन इसकी है और उसका नाम रचना यादव है और ये कहाँ की रहने वाली है, कहाँ की नहीं रहने वाली है। पुलिस वाले जो होते हैं वे अंधेरे में तीर जलाते हैं और तीर जो होता है सिर निशाने पर लग जाता है और जो रचना यादव है उसकी पूरी जानकारी मिल जाती है। और जब रचना यादव की पूरी जानकारी मिल जाती है तो पता किया जाता है कि रचना यादव के जो जेठ है उससे इसकी अनबन चल रही थी, उसके ऊपर केस चल रहा था। तभी उसके जेठ को उठाया जाता है। जब जेठ को उठाया जाता है तो जेठ जो होता है वो कहता है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया है और ना ही मैं अपनी भाभी के साथ ऐसा कर सकता हूँ और मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे ऊपर वो इल्ज़ाम क्यों डाला था, क्यों नहीं डाला था। मैं एक बात और बता सकता हूँ, मेरा केस ज़रूर चल रहा है उनके साथ, लेकिन उनकी जो करीबी थी वो किसी और के साथ थी। यानी कि उनकी करीबी जो होती है, एक महिवा गांव होता है, उसका जो पूर्व प्रधान है जिसका नाम संजय है, संजय पटेल जो है, उसके साथ उसकी करीबी जो होती है बहुत ज़्यादा थी। यानी कि जब ये सारी बातें पुलिस वालों को पता चलती है तो पुलिस वाले जो होते हैं वे संजय पटेल को भी उठाते हैं। जब संजय पटेल को उठाते हैं तो संजय पटेल जो होता है पहले तो कहता है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया है और मुझे नहीं पता उसके साथ ये सब कुछ किसने किया है। साहब मैं बाल यानी कि बीवी बच्चों वाला हूँ, आप मुझसे ऐसे सवाल ना करें। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं उससे पहले जो रचना यादव होती है उसकी कॉल डिटेल निकाल चुके थे। यानी कि रचना यादव की कॉल डिटेल जो होती है, सबसे ज़्यादा बात जो की हुई थी वो संजय पटेल से ही की हुई थी। यानी कि संजय पटेल को तो ये बाद में उठाकर लेकर आते हैं, पहले रचना यादव की कॉल डिटेल निकलवा लेते हैं और उससे पता लग जाता है कि हाँ संजय पटेल जो होता है वो रचना यादव के बहुत टच में था, उसकी करीबी जो होती है बहुत ज़्यादा थी उसके साथ। अब पुलिस वाले जो होते हैं जब अपनी तरीके से उससे पूछताछ करते हैं तो टूट जाता है। टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले खुद हैरान रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। संजय पटेल जो होता है वो बताता है कि उसकी मुलाकात जो होती है आज से 2 साल पहले रचना यादव से होती है। रचना यादव जो होती है उसकी शादी जो होती है उसकी 2 बार शादी हो चुकी थी। यानी कि रचना यादव जो होते हैं जब पहले शादी करती है तो उससे उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, 5 साल तक उसके साथ रहती है। लेकिन उसका पति जो होता है पहले वाला उसके साथ ज़्यादा रोक टोक करता था, ज़्यादा उस पर पाबंदी लगाता था। उनके बीच 2 बच्चे भी हो जाते हैं, जब भी उनका भरोसा जो होता है एक दूसरे पर उस तरीके से नहीं बन पाता है जिस तरीके से शायद होना चाहिए था। इसलिए रचना यादव जो होती है अपने पहले पति को छोड़ने का फैसला कर लेती है और अपने पहले पति को छोड़कर, अपने 2 बच्चों को छोड़कर वो अपने मायके यानी कि अपने घर आ जाती है। और जब अपने घर आ जाती है तो घर आकर रहने लगती है। जब अब घर आकर रहने लगती है तभी इसकी मुलाकात जो होती है वो एक शिवराज से होती है। जब शिवराज से उसकी मुलाकात होती है तो शिवराज से उसे प्यार हो जाता है और जब शिवराज से उसे प्यार हो जाता है तो वो शिवराज के सामने अपने सारे पन्ने खोल कर रख देती है और कहती है कि मेरी शादी हुई आई थी और मेरा पति ऐसे करता था मेरे साथ। तो शिवराज जो होता है उसे अपना लेता है और कहता है कि तुम्हारा पहला पति जैसे भी तुम्हारे साथ रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इधर जो रचना यादव होती है वो भी शिवराज से बहुत प्यार करती है, शिवराज यादव से। ये दोनों जो होते हैं जब एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी जो होती है सन 2023 में होती है और जब शादी हो जाती है तो शादी करके दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। यहाँ पर कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये कहा जा रहा था कि इसकी रचना यादव की जो नीयत होती है उसके जेठ पर ख़राब होती है। यानी कि
जेठ पर उसकी नीयत जो होती है बिगड़ जाती है, लेकिन वो जेठ पर अपने ऊपर का केस लगा देती है। वो पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस स्टेशन जाने के बाद कहती है कि मेरे जेठ ने मेरे साथ किया है। यानी कि यो एक के मतलब कि जेठ के ऊपर ही नहीं लगाती थी, अपने जो पति है शिवराज उसके ऊपर भी यही केस लगाती है और कहती है कि इन दोनों ने मेरे साथ मिलकर किया है। यानी कि मेरे जेठ के साथ मेरा पति भी शामिल होता है। जब ये सारे आरोप दोनों पर लगाती है तो उन दोनों पर केस चल जाता है और रचना यादव जो होती है पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने लगती है। जब पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने लगती है तभी एक जो उसका ग्राम प्रधान होता है, यानी कि पूर्व प्रधान होता है, जिसका नाम संजय पटेल होता है। संजय पटेल जो होता है उसका आना जाना लगा रहता था पुलिस स्टेशन में। तभी वो देखता है कि रचना यादव का केस चल रहा है तो उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा क्या केस चल रहा है, तुम क्या सब कुछ, यानी कि सारी डिटेल निकालता है। डिटेल निकालने के बाद उसे पता चलता है कि ऐसे ऐसे रचना यादव ने जैसे जैसे बताया वो ऐसे ऐसे मान लेता है। संजय पटेल जो होता है उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। रचना यादव जो होती है यानी कि बेहद खूबसूरत होती है, वाकई में उसे देखकर कोई भी व्यक्ति फिदा हो सकता था। जब उस पर वो फिदा हो जाता है तो वो कहता है कि तुम्हारा केस जैसे भी लड़ा जाएगा, जितने भी पैसे लगेंगे मैं लगाऊंगा। यानी कि केस के सिलसिले में रचना यादव जो होते हैं और संजय पटेल जो होते हैं दोनों मिलने लगते हैं, जुलने लगते हैं, एक दूसरे के साथ टच में आते हैं। उनकी करीबी इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जब एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं तो एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। जब एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं तो इनकी जो करीबी होती है वो जो शादी के भी कुछ महज दिन ही यानी कि महीने ही गुजरे थे, उसी दौरान जो रचना यादव होती है अपने पति और अपने जेठ के ऊपर ये आरोप लगा देती है। उसकी मुलाकात जो होती है संजय पटेल से होती है। संजय पटेल जो होता है जब जब इसका मन किया करता था तब तब ये रचना यादव के पास पहुंचा करता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। यानी कि संजय पटेल और रचना यादव के जो अवैध संबंध चल जाते हैं, अवैध संबंध इस तरीके से चल जाते हैं कि जो संजय पटेल होता है उसके बच्चों को पता लग जाता है, उसकी पत्नी को पता लग जाता है, लेकिन संजय पटेल जो होता है कैसे न कैसे करके अपनी बीवी बच्चों को समझा देता है। समय जो होता है इससे गुजरता चला जाता है। जब समय ऐसे गुजरता चला जाता है तो जून सन 2025 में शिवराज जो होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका देहांत हो जाता है। और जब देहांत हो जाता है तो इधर जो रचना यादव होती है वो बिल्कुल अकेली हो जाती है। जब बिल्कुल अकेली हो जाती है तो संजय पटेल से कहती है कि मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। जब संजय पटेल ये सारी बात सुनता है तो संजय पटेल जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार जरूर करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रह जरूर रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन रचना यादव जो होती है वो शादी का दबाव बनाने लगती है और कहने लगती है कि अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की तो देख लेना अंजाम अच्छा नहीं होगा और तुम मुझे अच्छे से जानते हो। जब संजय पटेल पर वो शादी का दबाव बनाने लगती है तो संजय पटेल जो होता है परेशान हो जाता है। ये दोनों जो होते हैं करीब 1.5-2 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, 1.5-2 साल से एक दूसरे के साथ अवैध संबंध चला रहे थे, एक दूसरे की कमी पूरी कर रहे थे, लेकिन ना जाने इन्हें अपनी पति और अपनी पत्नी में कहाँ कमी रह जाती है कि एक दूसरे के साथ अवैध संबंध चला लेते हैं। अब ऐसे ही जब ये रचना यादव इस पर शादी का दबाव बनाने लगती है तो संजय पटेल जो होता है परेशान हो जाता है। परेशान होकर अपने भतीजे से बताता है, भतीजे से सारी बात बताता है। जब भतीजे को एक एक बात बताता है तो भतीजा जो होता है वो कहता है कि ठीक है, आप परेशान ना होइए, आपका काम हो जाएगा, इसे रास्ते से हटा देंगे। यानी कि भतीजे का एक दोस्त होता है उसे भी शामिल किया जाता है। ये तीनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ शामिल होकर रचना यादव को बुलाते हैं। बुलाने के बाद जो संजय पटेल होता है उसे अपनी गाड़ी में बुलाता है। गाड़ी में बुलाने के बाद उसका गला जो होता है अपने हाथों से दबा देता है और उसकी जो मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाने के बाद अब ये सारे लोग जो होते हैं पहले से प्लान बना कर आए हुए थे कि इसके हम टुकड़े करेंगे, टुकड़े करके बोरे में भरेंगे, बोरे में भरकर ईंट डालेंगे, ईंट डालकर जिससे कि जो पानी है उसके नीचे तक चली जाए। ये बोरा खरीद कर लेकर आते हैं, धागा खरीद कर लेकर आते हैं, ईंट लेकर आते हैं, यानी कि सारी चीज़ें लेकर आने के बाद ये कुएं के पास जाते हैं। कुएं के पास जाने के बाद वहाँ पर उसके टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने के बाद बोरों में भरते हैं और बोरों में जब भरते हैं तो उन्हें डाल देते हैं। यानी कि बोरों में इतनी नहीं भर पाते हैं कि जिससे कि शव जो है वो नीचे तक चला जाए, और कुएं का पानी इतना शायद ज़्यादा नहीं था कि वो नीचे तक चला जाए। 2 बॉडी पार्ट्स 2 होते हैं वे तो चले जाते हैं, लेकिन 3 जो होते हैं वो ऊपर ही तैरते रहते हैं, यानी कि बोरे जो होते हैं ऊपर ही तैरते रहते हैं। जब पुलिस वाले संजय पटेल की सारी बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार कोई व्यक्ति किस हद तक जा सकता है। फिर संजय पटेल को भी गिरफ्तार किया जाता है और उसके जो भतीजा होता है उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। कहा जा रहा है कि एक एनकाउंटर भी कर दिया गया है, लेकिन अभी जो उसका संजय पटेल का जो भतीजा है
वो अभी नहीं मिला है, वो अभी फ़रार है, उसकी जो तलाश है वो अभी जारी है। इधर जब ये सारी बातें देखते हैं, पुलिस वालों की इतनी अच्छा काम देखते हैं, तो डीआईजी जो होते हैं उन्हें कुछ इनाम भी देते हैं, और इनाम देने के साथ साथ उनसे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने बहुत अच्छे से कार्रवाई की है, बहुत अच्छे से इस केस को संभाला है, बहुत अच्छे से इस केस को सॉल्व किया है। दोस्तों, यहाँ पर किसकी गलती होती है? यहाँ पर संजय पटेल की गलती होती है, फिर रचना यादव की गलती होती है। संजय पटेल ने गलत किया था, फिर रचना यादव ने गलत किया था। संजय पटेल ने तो अब जाकर सब कुछ गलत कर ही दिया था, क्योंकि संजय पटेल की भी पत्नी होती है, संजय पटेल के बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अवैध संबंध जो होता है रचना यादव से चलाता है। रचना यादव जो होती है, उसे पता था कि उसकी शादी हुई हुई है, वो उससे शादी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो उससे शादी का दबाव बनाती है। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से इनका प्यार करने लगते हैं, उसे प्यार कहें या हवस कहें, शायद इसको हम हवस का ही नाम देंगे। प्यार कहना तौहीन होगी इस चीज़ की। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।